वेलकम टू नित्याविज अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं चौसर के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एज ऑफ चौसर, जिसके अंदर हमने चौसर के टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन सबको डिस्कस किया था, जैसे कि 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, पीजेंट्स रिवोल्ट, लैगार्ड मूवमेंट। इन सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं चौसर की। चौसर एक इंपॉर्टेंट पोएट है मिडिल इंग्लिश पीरियड के, और इनका जो वर्क्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि इनके कारण ही इनका जो टाइम पीरियड था उसको चौसर एज बोला गया इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए आज जानते हैं हम चौसर के बारे में। चौसर का माना जाता है कि चौसर का जो बर्थ है वो 1340 के अराउंड हुआ था। 1343 से 400 तक का इनका लाइफ टाइम माना जाता है। 400 एडी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किन कारणों से हुई थी इसका कोई पता नहीं है कि इनका मर्डर करवा दिया गया था हेनरी फोर्थ के द्वारा या फिर इनकी नेचुरल डेथ थी, लेकिन इनके 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जो भी इनके जो अकाउंट्स मिले हैं, जो भी इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनसे हमें इनकी लाइफ टाइम के बारे में सब पता लगता है। और ये जो चौसर हैं, चौसर की सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। चौसर इनका एक फैमिली नेम था। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर। चौसर का मतलब होता है शू मेकर, लेकिन ये लोग शू मेकर नहीं थे। इनके फादर ग्रैंडफादर शू मेकर नहीं थे बल्कि वाइन मेकर थे। ग्रेप से वाइन बनाने का इन लोगों का बिजनेस था और ये लोग वही करते थे। और ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे चौसर। और ये जो चौसर थे, इनके टाइम पीरियड में जो इनके फादर थे, इनके काफी बड़े लोगों से या नोबल लोगों से इनके कनेक्शंस थे। और अब इनकी कनेक्शंस के कारण 1325 के अंदर जब चौसर 20s की एज में थे, उसी टाइम इनके जो फादर थे उन्होंने इनकी नौकरी लगवा दी थी। और जो इनकी नौकरी लगवाई थी वो थी काउंटेस ऑफ एल्स्टर एलिजाबेथ डेबर्न। इनके यहाँ पर चौसर को एक तरह से नौकरी पर लगवा दिया था। और आगे चलकर जो एलिजाबेथ डेबर्न है, इनकी मैरिज हो जाती है एडवर्ड थर्ड के जो किंग है इस समय, इनके बेटे से, इनके जो सेकंड जो सन है उनसे इनकी मैरिज हो जाती है, जिसके कारण चौसर भी अब रॉयल फैमिली के कनेक्शन में आ जाते हैं। और इसके बाद में वो हमेशा से अपनी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में वो रॉयल फैमिली के यहाँ पर नौकरी करते हैं। तो जो चौसर थे, इन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर काफी तरह के इन्होंने रोल प्ले किए थे। ये कलेक्ट भी रहे थे किंग के, ये ब्यूरोक्रेट भी रहे थे, कॉर्टियर भी रहे थे और डिप्लोमेट भी रहे थे। और जो किंग जो एडवर्ड थर्ड थे, और जो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो किंग थे, वो भी इन्हें काफी बाहर भेजते रहते थे। तो ये चौसर के जो लाइफ टाइम है उसके अंदर चौसर के साथ जो अच्छा फैक्ट था वो ये था कि ये इन्होंने काफी यात्राएं की थी, मिडल यूरोप की भी और ईस्ट यूरोप की। इन्होंने काफी यात्राएं की और इन यात्राओं के कारण जो इन्होंने वर्क्स लिखे हैं उसके अंदर इतनी कुछ वेरिएशंस मिलती हैं, कुछ अलग ये कर पाए थे। तो चलिए जानते हैं अब हम इनके बारे में। नेक्स्ट, ये जो चौसर थे, इनके लाइफ पीरियड में इन्होंने 3 राजाओं का शासन अपने लाइफ टाइम में देखा था। जो फर्स्ट थे वो थे एडवर्ड थर्ड। इनके टाइम पीरियड में जो चौसर थे उनके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा। 1343 से 1370 तक का जो टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट किंग थे वो थे रिचर्ड सेकंड। इनके 1370 से 1385 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम के अंदर जो चौसर थे उनके ऊपर इटालियन लिटरेचर जो थी, इटालियन लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा था, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था इन पर। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हेनरी फोर्थ। इनके टाइम पीरियड में 1385 से 1400 तक इनका जो टाइम पीरियड था, इस समय में इनके ऊपर इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो अब जो हम बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखे हैं। चौसर ने
जो अपने वर्क्स लिखे उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस समय जो मेन जो लिटरेचर था उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था लैटिन का, फ्रेंच का, लेकिन जो चौसर ने जो वर्क्स लिखे उसके अंदर इन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी, इंग्लिश को इम्पोर्टेंट दी। और जिस ये लंदन डायलेक्ट या इसको ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट भी बोला जाता था, इस डायलेक्ट के अंदर इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं जो कि मिडल इंग्लिश से थोड़ा अलग है। इस मिडलैंड डायलेक्ट में इनके सारे वर्क्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप सबके सब ध्यान से सुनिए लेक्चर को। अब इसके बाद में जो इनके जो वर्क्स थे उनके अंदर इन्होंने इस लैंग्वेज का, इस डायलेक्ट का यूज किया। अब हम जानते हैं कि जो चौसर थे इनके जो रॉयल कनेक्शंस थे, हमने पढ़ा कि जो इनके जो एडवर्ड थर्ड के जो बेटे थे उनके साथ में इनकी जो काउंटेस ऑफ अल्स्टर है, काउंटेस ऑफ अल्स्टर जो थी, जिनके यहाँ पर इनके पिताजी ने इनको नौकरी लगवाया था, उनकी एलिजाबेथ द बर्ग, इनकी मैरिज हो जाती है इनके सन के साथ। अब जब इनकी मैरिज हो गई तो जो क्योंकि चौसर भी इनके यहाँ नौकरी कर रहे थे तो अब ये यहाँ पर आकर के इनके नौकरी करने लग जाते हैं और इस तरह से ये रॉयल फैमिली के अंदर कनेक्शन में आ जाते हैं, रॉयल फैमिली के क्लोज रिलेशंस में आ जाते हैं और यहाँ पर ये नौकरी करते हैं। अब ये लाइफ टाइम इन्हीं के यहाँ पर रॉयल फैमिली में ही रहेंगे, रॉयल फैमिली के यहाँ नौकरी करेंगे और कोर्टियर के तौर पर, डिप्लोमेट के तौर पर, सिविल सर्वेंट के तौर पर, ब्यूरोक्रेट के तौर पर कई तरह के रोल ये अदा करेंगे। अब इनके समय के अंदर एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। जो चौसर थे उनको फ्रेंच जो आर्मी थी 100 ईयर वॉर में लड़ने गए थे चौसर और इनको वहां पर बंदी बना लिया गया था और उस समय में एडवर्ड थर्ड जो थे उन्होंने 16 पाउंड की रैंसम देकर के चौसर को छुड़वाया था, जो उस समय में काफी लार्ज अमाउंट मानी जाती थी। तो ये इनका काफी इंपॉर्टेंट प्लेस था इनके रिजाइन में, फिर राइन में। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं चौसर की जो इनका रॉयल कनेक्शन था, हेनरी फोर्थ के जो फादर थे उनके साथ इनका कैसा कनेक्शन था उसके बारे में। तो जो हेनरी फोर्थ थे इनके फादर थे जॉन ऑफ काउंट, जॉन ऑफ गाउंट। जो जॉन ऑफ काउंट थे ये थे ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, ये ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर थे और इनकी जो वाइफ थी वो थी ब्लांचे ऑफ लैंकेस्टर। चौसर जो थे वो जॉन ऑफ काउंट के काफी अच्छे फ्रेंड थे और आगे जो इनकी फ्रेंडशिप है वो रिलेशनशिप में भी चेंज होगी। जो ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर थे ये हेनरी फोर्थ के फादर थे, हेनरी फोर्थ के, और जो ब्लांच ऑफ लैंचेस्टर है ये मदर थी हेनरी फोर्थ की, जिसकी 1369 में डेथ हो जाती है। और जॉन ऑफ गाउंट जो है वो चौसर और जो जॉन ऑफ गाउंट है इन दोनों के बीच में काफी अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं ये। और चौसर 1366 के अंदर मैरिज करते हैं फिलिपा डी लॉर्ड से, फिलिपा डी लॉर्ड से। और इनकी एक बहन होती है कैथरीन डी लॉर्ड, जिसे 1389 में ड्यूक ऑफ ब्लांचे या जॉन ऑफ गाउंट जो है वो कैथरीन डी लॉर्ड से शादी कर देते हैं। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं, तो इस तरह से जो जॉन ऑफ गाउंट और चौसर है वो ब्रदर इन लॉ बन जाते हैं। जो इनका लाइफ टाइम था उसके अंदर जो रिचर्ड सेकंड है वो इन्हें 20 पाउंड की
ईयरली पेंशन इनकी बांधते हैं, जिसको हेनरी फोर्थ आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे, इनके वर्क्स के बारे में। जो ब्लांचे ऑफ लिंचेस्टर है, इनकी जब डेथ हुई थी तो उस समय चौसर ने इनके ऑनर में, इनके ब्लांचे ऑफ लिंचेस्टर के ऑनर में एक वर्क लिखा था, और वो वर्क था ए बुक ऑफ डचीज, जो कि इन्होंने उस समय अपने फ्रेंड की, जो जॉन ऑफ गॉन्ट है, उनकी वाइफ की याद में, उनके लिए, उनके ऑनर में इन्होंने लिखी थी ए बुक ऑफ डचीज। तो अब हम बात करते हैं जो चौसर हैं उनके काम के बारे में, कि उनके कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं। तो जो चौसर हैं उनको, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनके अंदर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को जो इन्होंने लिखे हैं, काफी हिस्टोरिकल वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, और उनको देखते हुए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। जो चौसर है इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोएट्री लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इनको बोला जाता है। तो जो चौसर है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है एनिलिडा। ये इनके अर्लियर वर्क्स थे जो इन्होंने लिखे थे। एंड आर्साइड, एनिलिडा एंड आर्साइड, ये जो है इस पोयम के ऊपर, ये एक पोयम है जिसके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और ये जो एनिलिडा है ये कंप्लेंट पोयम है, कंप्लेंट पोयम है। इसके अंदर जो एनिलिडा है वो कंप्लेन करती है। एनिलिडा वास्तव में क्वीन ऑफ अर्मेनिया है, और जो आर्साइड है ये इनको अपने झूठे प्यार में फंसाता है। और ये जो कंप्लेंट जनरी के अंदर इन्होंने काफी शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं, जो कि आपको नोट्स में, पीडीएफ में मिल जाएंगी। अब इसके बाद एनिलिडा और आर्साइड के बाद में जो इनका जो सेकंड वर्क है वो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये जो इनका वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इसके अंदर इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया है। ये जो राइम रॉयल का जो इन्होंने यूज किया है, ये इसकी खोज चौसर ने ही की है राइम रॉयल की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और ये जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, ट्रेजिक लव स्टोरी है ये एक, जिसके अंदर जो क्रेसिडा होती है उसको एक तरह से इन्होंने एक फॉल्स कैरेक्टर की वुमेन दिखाया है, जो कि पहले किसी से प्यार करती है और 2-4 दिन में किसी दूसरे से प्यार करने लग जाती है। और इसमें ट्रोइलस एक ऐसा हीरो दिखाया है जो कि प्यार करता है क्रेसिडा से, और जब उसे पता चलता है कि क्रेसिडा ने उसे प्यार में धोखा दिया है, तो फिर वो ट्रोइलस जो है वो जो इनकी जो कंट्री है उसकी आर्मी के खिलाफ काफी लड़ता है, और लड़ते लड़ते युद्ध में ही मर जाता है। तो इसके अंदर जो वुमेन का जो करेक्टर है उसके जो उसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि जो वुमेन है वो विश्वास के लायक नहीं होती। तो जब इन्होंने ये वर्क किया, इसके बाद में इन्होंने एक वर्क और लिखा, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये जो वर्क इन्होंने लिखा उसमें चौसर कहते हैं कि जब इन्होंने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को लिखा था, तो जो गॉड ऑफ लव है वो और उनकी जो गॉड ऑफ लव की जो वाइफ है वो उनसे नाराज हो गई चौसर से, और उसने कहा कि आप वुमेन को ऐसे कैसे डिपिक्ट कर सकते हो वर्क के सामने। तो उन्होंने ऑर्डर दिया गॉड ऑफ लव ने कि वो एक ऐसी क्रिएशन करे, एक ऐसा वर्क लिखे जिसके अंदर जो अच्छी वुमेन्स हैं, जो उनकी अच्छी क्वालिटीज होती है वुमेन्स की, उनको शो किया जाए। तो इसलिए इन्होंने जो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये वर्क लिखा, और ये काफी लंबी इन्होंने एक पोएम लिखी है। और इसके अंदर इन्होंने काफी जो हिस्टोरिक जो वुमेन्स हुई हैं उनको लिखा है, हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है पार्लियामेंट ऑफ फॉल, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स या बर्ड्स। ये एक ड्रीम जेनरी है, ये एक ड्रीम जेनरी है, ड्रीम विजन है ये जो चौसर है वो एक ड्रीम देखते हैं जिसके अंदर एक पार्लियामेंट, एक सभा होती है बर्ड्स की, और उनके बीच में डिबेट्स चलती हैं। तो इस तरह का ये एक वर्क है। फिर इसके बाद में जो फिफ्थ है वो भी नेक्स्ट भी जो है वो भी द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम। ये भी इनका काफी इंपॉर्टेंट वर्क है,
और ये भी एक ड्रीम रीजन है हाउस ऑफ फेम। इसके अंदर इन्होंने जो चौसर है उन्होंने दिखाया कि ड्रीम के अंदर वो एक ग्लास टेम्पल देखते हैं, एक शीशे का एक टेम्पल देखते हैं, और उसमें जो ग्लास टेम्पल है उसके अंदर जो वो देखते हैं तो उसमें बड़े ही फेमस जो लोग हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई है। और फिर वहां पर जब वो उस मंदिर को देख करके जब बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पे एक ईगल मिलता है, ईगल जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है पोएम के अंदर। और वो जो क्यून ऑफ फेम, जो फेम है, क्यून ऑफ फेम है, उसके बारे में बताता है। और जो चौसर है वो उसे देखने के लिए चाहता है, फेम को, फेम के हाउस को देखना चाहता है। और जो ईगल है वो उसे हाउस ऑफ फेम में ले जाता है, जहां पर जो लोग पृथ्वी के ऊपर जो लोग फेमस हैं वो सब वहां पे नजर आते हैं। तो इस तरह से ये ड्रीम जनरी है जो चौसर ने लिखी है। जो हाउस ऑफ फेम है ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया वर्क है। और इसके साथ ही जो हाउस ऑफ फेम जो ये वर्क है ये इन्होंने 3 बुक्स के अंदर लिखा था, 3 किताबों में ये वर्क कंप्लीट होता है। और जो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है ये ऐसा वर्क है, फर्स्ट ऐसा सिग्निफिकेंट वर्क है जिससे हमें पता चलता है कि जो सेंट वैलेंटाइन डे है वो एक स्पेशल डे होता है लवर्स के लिए। और जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है ये मैं बता चुकी हूँ कि ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया वर्क है। और इसके अंदर राइन रॉयल स्टेंजा का इसमें यूज हुआ है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर। ये फर्स्ट ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया था। अब जो इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है A treatise on Astrovel, A treatise on Astrovel। ये जो वर्क है ये टेक्निकल वर्क है, ये टेक्निकल वर्क है जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट टेक्निकल वर्क माना जाता है। ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फर्स्ट टेक्निकल वर्क है लिखा गया था वो था ए ट्रेटाइज ऑन एस्ट्रोवेल, जो कि चौसर ने लिखा था। और चौसर ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए ये वर्क लिखा था। ये जो वर्क है इसके अंदर ये डिटेल बताई गई है, डिटेल अबाउट हाउ टू यूज इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टू यूज इंस्ट्रूमेंट। और वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो था एस्ट्रोवेल, तो इसको कैसे यूज करना है ये बताया गया था। और ये एक प्रोज वर्क है जो कि चौसर ने लिखा है। अब इसके बाद में हमने ये वर्क डिस्कस किए। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क आता है चौसर का, जो कि इन्हें काफी नेम और फेम दिलाता है, जो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहा है और जो चौसर का अगर कहें तो सबसे ग्रेट वर्क है, और जो वो सबसे जो ग्रेट वर्क जो है चौसर का वो है द कैंटरबरी टेल्स। इसे इन्होंने 1389 में लिखना शुरू किया था और 1400 तक जब इनकी डेथ होती है ये माना जाता है कि ये इनका जो वर्क है ये पूरा नहीं है, ये अधूरा वर्क है, इनकी डेथ होने के कारण ये बीच में छूट गया था। तो हमने जैसे पढ़ा कि जो इन्होंने एक वर्क लिखा था, ए बुक ऑफ डचेस, जो कि इन्होंने ब्लांच ऑफ लैंकेस्टर की जो ऑनर में इन्होंने लिखी थी, उनकी मृत्यु को उनके ऑनर में। और इसी तरह जो कैंटरबरी टेल्स है ये 1389 में इन्होंने शुरू की थी और 1400 तक ये चलती। और जो 1389 के अंदर ये जो क्लर्क बन गए थे ये किंग के, 1389 से 1391 तक ये क्लर्क रहे थे, क्लर्क ऑफ द किंग, मतलब जो राजा था उसके ये पर्सनल क्लर्क थे जो उनके सारे कामों को, उनके अकाउंट्स को देखा करते थे। तो ये बड़ी ही अच्छी, एक इम्पोर्टेंट, एक विश्वासजनक जो पोस्ट होती है उस पर ये थे। और इस टाइम इन्होंने इस वर्क ऑफ कैंटरबरी टेल्स को लिखना शुरू किया था। ये एक ऐसी टेल्स है, ये एक ऐसी पोएम है जो 24,000 लाइन्स में लिखी गई है, काफी लंबी है लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये एक अधूरी पोएम है। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक प्रोलॉग भी है जिसे हम पूरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे थोरोली इस प्रोलॉग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चौसर है उसके जो यहाँ पे सब बातें डिस्कस की है वो सभी एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इन सब में से क्वेश्चन बनते हैं।
जो हर बार 1 या 2 क्वेश्चन में से आता ही है। और जो इनका जो कैंटरबरी टेल्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कैंटरबरी टेल्स का, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं और जो प्रोलॉग है, इनके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इनको सुनना होगा। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।